अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो क्या है, वो है जी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर की काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। तो हमें तो पहले से ही पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब गैस मॉलिक्यूल्स मूव में एक सिलेंडर में हो या एक वेसल में हो तो वापस उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, और वॉल ऑफ द कंटेनर या वेसल जिसमें भी वो मौजूद हैं उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। और उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, यानी कि टकराने के बाद वो दोबारा से दूसरे के साथ भी टकराते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। और फिर क्या होता है कि इनकी जो है, फिर इस नतीजे में, इस कोलिजन के नतीजे में प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। तो हम इसको काइनेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक जो मोशन है वो भी ज़्यादा होगी किसकी, मॉलिक्यूल्स की। सो वो कैसे, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक इक्वेशन को देखें, काइनेटिक इक्वेशन वो क्या कहती है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc बार, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है ए। उसके बाद वो हमें पता है यहाँ पे पी जो है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एम जो है वो मास है गैस का, और एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और सी जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। उसके बाद वो कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होती है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, ई के से शो करते हैं। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होती है ये, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 mc² बार। उसके बाद वो कहता है कि अबव इक्वेशन में ई के जो है, ये जो, इसको मैं इक्वेशन बी का नाम देती हूँ, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके जी। अगर उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं जो इक्वेशन नंबर मेरे पास ए है, मैं उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ राइट हैंड साइड को 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन ए बाय 2, वो भी सिर्फ राइट हैंड साइड को। तो पी वी इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 mNc² बार। तो यहाँ पे जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 बन जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1। तो मैं 2/3 को बाहर ले आती हूँ, 1/2 mNc² बार, जो कि किसके बराबर है, ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, ओके। तो n को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस n को बाहर निकालेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी वैल्यू। सो 2/3 1/2 mc² बार, और ये n को भी मैंने बाहर निकाल लिया, और ये पी वी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गया सी। मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर बी इन सी। पुट बी इन सी कैसे करूँगी, पी वी इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास आया है, मैं इसकी जगह पे 1/2 mc² की जगह पे ये क्या लिख दूँगी, ई के, और ये आ गया मेरे पास n। कहता है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है डी। अगर हम एक मोल लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का और उसको शो करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू एन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू ई के और एन ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई है ई। ठीक है जी। मैंने जस्ट क्या किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को एवोगैड्रो नंबर से चेंज कर दिया। ओके। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर ई बन गई है। वो कहता है कि जर्नल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जर्नल गैस इक्वेशन के जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, तो जर्नल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसके अकॉर्डिंग तो मैं पी वी इज इक्वल टू आर टी कह रही हूँ, तो पी वी को रिप्लेस कर दूँगी आर टी से। तो आर टी इज इक्वल टू ई के और एन ए। 2/3 तो मैं लिख ही नहीं रही, 2/3 भी है भाई साथ साथ हमारा, 2/3 वो तो हमने कटिंग नहीं किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 साथ में। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ ई के की वैल्यू चाहिए, ई के को फिर हम इधर उधर ही साइड पे रहने देंगे। ई के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा
2/3 है, 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2, और ये एन ए मल्टीप्लाई है तो ये भी डिवाइड होगा इस साइड पे आके 3RT/2NA। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया है, टी को मैं इस साइड पे लिख रही हूँ इसके साथ। ठीक है जी, और आर भी यहीं पे है ना, 3RT। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टी साथ में पहले से, लेकिन मुझे पता है कि जो 3R/2NA है ना, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसे, ई के इज़ इक्वल टू 3R/2NA, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है लेकिन टी नहीं है। ठीक है, तो 3R/2NA जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और वो कहता है कि अबव इक्वेशन से हमें ये बात साबित होती है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे जो एलिमेंट टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आइडियल फ्लो ऑफ हीट की बात की है। यहाँ पे आइडियल फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या है कि जैसे अगर एक बॉडी गर्म है और एक बॉडी जो है वो कोल्ड है, तो जो गर्म वाला हिस्सा है एक बॉडी का, यानी कि गर्म जो बॉडी है उससे मॉलिक्यूल्स तब तक मोशन शो करते रहेंगे जब तक कि जो कोल्ड बॉडी है वो भी हीट अप ना हो जाए और दोनों की जो हीट है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, जिसको कहा जाता है आइडियल फ्लो ऑफ हीट। जैसे कि अगर आप एक चम्मच पकड़ते हैं और उसका एक सिरा जो है वो क्या है, गर्म, लेकिन दूसरा सिरा ठंडा है, तो गर्म सिरे से हीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करके उस कोल्ड वाले एंड तक जाएंगे और उसको भी उतना ही हीट अप कर देंगे जितना कि हॉट वाला हिस्सा है। ठीक है जी, और दोनों की हीट बराबर हो जाएगी, इसको कहा जाता है आइडियल फ्लो ऑफ हीट। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि गैसेस, इन गैसेस एंड सॉलिड लिक्विड्स की अगर बात करें तो, ठीक है, जब बॉडी की बात हो गई, अब हम लिक्विड्स एंड किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की, तो कहता है कि टेम्परेचर जो होता है वो मेजर होता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का। जितना टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो हीट फ्लो करेगी, ज़्यादा जो है वो जल्दी हीट अप हो जाएगी दूसरी बॉडी, और अगर नहीं तो जाहिर सी बात है फिर काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सॉलिड्स में अगर देखा जाए तो उनमें तो वैसे ही मॉलिक्यूल बहुत पैक्ड होते हैं, उसमें मूवमेंट वैसे बड़ी मुश्किल होती है, तो उसमें जो है वो ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल मोशन जो होती है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से। जितने ज़्यादा वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही इसका मतलब है कि टेम्परेचर लो है। ओके जी, और गैस की और उसकी जो है वो मैंने लिक्विड की बात की, तो उसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद फिर वो कहता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। वो कहता है ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर जिसपे ये वो एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। तो ये टेम्परेचर वैसे होता तो अनअटेनेबल है, और अगर देखा भी जाए तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है ये। और वो कहता है कि रिजल्टेड जो करंट अटैम्प्ट्स किए गए हैं उससे जो रिजल्टेड हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिला है वो 10⁻⁻⁵ केल्विन है। 10⁻⁻⁵ केल्विन जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो अभी रिसेंट ट्रायल से निकला है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो ये बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, और जो है ना इतना टेम्परेचर अटेन करना वैसे तो इम्पॉसिबल है गैसेस के लिए। सही है, तो यहाँ पे यही बात की गई है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो अनअटेनेबल होता है, और जो अभी अटैम्प्ट्स की गई हैं इस टेम्परेचर के लिए उससे ये टेम्परेचर निकल के आया है 10⁻⁵ केल्विन। आई होप आपको जो है ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा आप फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि जो लिखा कि आपको जो है वो क्लियर हो रही हैं चीज़ें, अपने नोट्स बना लिया करें साथ साथ। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर जो है आया होता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और बहुत ईजी सा है। काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ किया गया है ज़्यादातर, और उसी को जो है वो यूज़ करके तो लॉज को भी एक्सप्लेन किया गया है, उसके अलावा टेम्परेचर को भी इंटरप्रेट किया गया है। और ये जो है हमने एक्सप्लेन कर लिया है अपना टॉपिक। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।
सो मच।